हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने बायोटेक्नोलॉजी में कुछ मेथड के बारे में जाना था। बेसिकली हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या कर रहे थे, हमने कहा हम अपने पीस ऑफ डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं, तो उसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं हमने यही पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जब हमने पीस ऑफ डीएनए को ट्रांसफ़र किया था किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, उसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सो क्लास हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपने जान लिया है, हमने क्या क्या किया था। हमने जो पीस ऑफ डीएनए था उसे एक ऑर्गेनिज्म से उठाया, यानी कि हमने डीएनए को पहले आइसोलेट किया था। किस प्रकार से हमने डीएनए को आइसोलेट किया हमने ये पढ़ा था। आपने देखा अलग अलग सेल में जो आइसोलेशन है वो अलग अलग प्रकार का हो रहा था। क्या किया पहले हमने जो सेल थी, पहले हमने सेल को पूरी तरीके से ब्रेक किया था। अगर किसी सेल में सेल वॉल है, अगर प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पे सेल वॉल होती हैं। तो हमने क्या किया, प्लांट सेल हो गई, एनिमल सेल हो गई या कोई भी सेल है, हमने सेल के हर एक पार्ट को ब्रेक किया था। एट लास्ट हमें डीएनए मिला था और हमने डीएनए को आइसोलेट कर दिया था। उसके बाद हमने क्या किया, डीएनए की फ्रेगमेंटेशन किया, यानी कि डीएनए की कटिंग की। अब वो क्यों किया था, क्योंकि हमें पूरे डीएनए की आवश्यकता नहीं थी, वहाँ पे एक छोटे से पीस की आवश्यकता थी, इसीलिए हमने वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस की थी। अब उसके बाद हमने क्या किया था, अपना जो डीएनए था उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया था। अब हमारे पास जो हमारा पीस ऑफ डीएनए है वो आ गया है। अब हमने उसे क्या किया, ट्रांसफ़र किया। इसकी हमने पूरी जो प्रोसीजर था वो हमने डिटेल में देखा। अब हमने ये बात तो सही कि हमने कर लिया है, अपना जो डीएनए है उसे ट्रांसफ़र कर लिया है। तो इसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। जब हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, हमने बार बार एक ही एग्जाम्पल लिया था, वो था इंसुलिन। हमने इंसुलिन के बारे में कहा, हमने कहा हमें इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक इंसुलिन के ही प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। हमारे पास अलग अलग फील्ड आते हैं और अलग अलग फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, उसकी एप्लीकेशन होती है। यही एप्लीकेशन हमें पढ़नी है कि बायोटेक्नोलॉजी को किस फील्ड में क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेंगे बायोटेक्नोलॉजी का, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आप देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी is defined as broad area of biology which use both the technology and application of living organisms and their components to develop, modify and to produce a useful product for human welfare। क्या कह रहे हैं ये जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है बायोलॉजी का, यानी कि बायोलॉजी का एक पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी जो कि बहुत ब्रॉड है। इसमें यूज़ दोनों ही चीज़ों का हो रहा है, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो रहा है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने कहा कि क्यों हम बायोटेक्नोलॉजी में इन दोनों चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। हमने कहा टू डेवलप, मॉडिफाई एंड टू प्रोड्यूस अ यूज़फुल प्रोडक्ट, यानी कि किसी यूज़फुल प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी में टेक्निक और लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों का ही यूज़ कर रहे हैं। The term biotechnology was coined in the year 1919 by an agricultural engineer, Karoli Erki. Hence, he is called the father of biotechnology. ये बात हमने कर ली थी। ये क्या था, एक बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन था। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, उसमें किन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है उसे किसने डिस्कवर किया है, किसने कॉइन किया था। तो ये सारी चीज़ें हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से वो एरिया होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेंगे।
सबसे पहला आप पढ़ेंगे प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का जो मेन जो फंक्शन आप कह लीजिए या फिर आप उसका कुछ भी आप कह लीजिए, तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है, किसी एक बेस्ट कैटेलाइज का फॉर्मेशन होता है। क्या होते हैं कैटेलिस्ट, कि जो किसी भी प्रोसेस, कोई भी जो प्रोसेस चल रही है, चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो या फिर वो कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, उस प्रोसेस की जो स्पीड है उसे तेज कर देते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे कि कोई कैटलिस्ट हो, चाहे क्या हो, कोई माइक्रोब हो, कैटलिस्ट के रूप में कोई माइक्रोब हो या कोई एंजाइम हो, उसका यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। सेकेंड क्या है, सेकेंड आप देखेंगे creating optimal condition through engineered for a catalyst to act। अब क्या होता है, सेकेंड में क्या आता है कि ऐसी कंडीशन प्रोवाइड की जाए कि जिसमें वो कैटलिस्ट बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सके, अपना फंक्शन कर सके। और थर्ड में आपने क्या देखा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस भी यहाँ पे की जाती है, जिसके बारे में हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था जब हम प्रीवियस चैप्टर की बात कर रहे थे। तो ये क्या है, कुछ रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के, किस किस फील्ड में कर रहा है ये कैटलिस्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, और किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। लेकिन हमने क्या कहा कि ये ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड कराता है किसी कैटलिस्ट को कि जिससे कि वो बहुत इजीली अपना फंक्शन कर सके। और तीसरा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होती है यहाँ पे, यानी कि किसी प्रोटीन को प्योरीफाई करने के लिए या किसी प्रोटीन के ट्रायल के लिए, यहाँ पे सारी चीज़ों के लिए क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तीनों ही पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का किन किन फील्ड में यहाँ पे यूज़ है। सबसे पहला जो हम यूज़ देखेंगे वो हम देखेंगे एग्रीकल्चर में। हमारे पास जो हेडिंग आएगी वो है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ होगा, एक तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी को लेकर, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सेकेंड क्या आएगा कि जो भी फसलें ख़राब होती हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उन्हें दूर किया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग देखेंगे, आप पढ़ेंगे फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय। अगर हम फूड प्रोडक्शन की ही बात करें तो उसे हम किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए हमारे पास, सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है ए, उसमें आप देखोगे एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। यानी कि एग्रीकल्चर किस प्रकार का होना चाहिए, एग्रो केमिकल, एग्रीकल्चर भी यहाँ पे हो और केमिकल्स भी यहाँ पे हो, दोनों की कॉम्बिनेशन से अगर एग्रीकल्चर किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सेकेंड हमने कहा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, यानी कि यहाँ पे जो भी यूज़ हो रहा है फसलों को उगाने के लिए या एग्रीकल्चर में जिस भी चीज़ों का यूज़ हम कर रहे हैं वो किस प्रकार की हो, ऑर्गेनिक हो। थर्ड हमने क्या बात की है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। यानी कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर क्या होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्रॉप में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, और वो चेंजेस किस प्रकार के होंगे, यानी कि अगर हम कहें कि हार्मफुल जो कैरेक्टर हैं वो क्या होंगे, वो हटा दिए जाएंगे, और कुछ ऐसे कैरेक्टर वहाँ पे हम डाल सकते हैं जो कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि पैदावार को बढ़ा रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही यूज़ हो रहा है। अब हम क्या करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, अगर हम क्रॉप की बात करें तो हमने क्या किया, क्रॉप से कोई एक जीन हमें हटाना था, वो जीन हमने हटा दिया। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि किसी एक एरिया में वहाँ पे फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल, इमेजिनरी एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा
किसी एक जगह पे चावल की बहुत अच्छी पैदावार हो रही है, वहीं किसी दूसरी जगह पे पैदावार अच्छी नहीं हो रही है। अब हमने क्या किया, हमने देखा तो जहाँ पे पैदावार अच्छी थी हमने उस जीन को रिकॉग्नाइज किया, उस जीन को पहचाना जो कि अच्छी पैदावार के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब हमने उस जीन को निकाला या फिर उस पीस और डीएनए को निकाला और उस चावल में डाल दिया जिसमें कि पैदावार अच्छी नहीं हो रही थी। हो सकता है कि उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि जहाँ वहाँ पे जो चावल की जो फसल है उस पर बहुत जल्दी कीड़ा लग जा रहा था। हो सकता है कि वहाँ पे जो क्रॉप थी उसकी जो पौधे थे वहाँ पे धान के, वो उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है या फिर उनकी फली का जो आकार है वो बहुत छोटा है। ये भी रीज़न हो सकता है। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वहाँ पे फली का आकार भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है। अब हमने क्या किया, जीन को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब जहाँ पे भी जीन ट्रांसफ़र की बात आएगी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का वहाँ पे यूज़ होगा। जो भी हमने पढ़ा है वो सारी प्रोसेस वहाँ पे यूज़ की जाएंगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। आगे हम देखेंगे किस किस प्रकार से एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, यानी हरित क्रांति के बारे में। तो जब हम हरित क्रांति के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने कहा कि जब हम आज़ाद हुए थे तो आज़ादी के बाद हमारी जो कंडीशन थी बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं था, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने लगी, यानी कि जो पॉपुलेशन था वो बहुत इंक्रीज़ होने लग गया। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे पैदावार नहीं थी, प्रोडक्शन नहीं था खाने का। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ ऐसे विधियां यूज़ की गई जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी थी, जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हो सके, यानी कि वो बढ़ सके। क्या क्या उन विधियों में शामिल था, एक तो हाइब्रिडाइजेशन कराया गया है, यानी कि क्या कहते हैं उसे हम संकरण कहते हैं। संकरण और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कि वहाँ पे दो वैरायटी को वहाँ पे क्रॉस कराया जाता है और जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो एक इम्प्रूव्ड वैरायटी होती है। क्यों हम क्रॉस करा रहे हैं, हमने देखा कि एक जो वैरायटी थी उसमें कुछ ऐसा कैरेक्टर था कि वो हर जगह पे ग्रो हो जा रहा था और हर जगह पे अच्छी प्रोडक्टिविटी यानी अच्छी पैदावार दे रहा था। वहीं कोई दूसरी वैरायटी थी। अब वैरायटी की क्या बात हो रही है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। हमने कहा अगर हम चावल की बात करें या फिर अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं की अलग अलग वैरायटी होती है, चावल की अलग अलग वैरायटी होती है। तो हमने कहा अलग अलग वैरायटी को हम ले रहे हैं और अब हमने क्या किया कि एक वैरायटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी पैदावार थी, लेकिन दूसरी जो वैरायटी थी उसमें कुछ रीज़न की वजह से क्या हो रहा था, पैदावार नहीं हो पा रही थी। अब हमने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। क्यों, क्योंकि ऐसा था कि कुछ अच्छे कैरेक्टर, इसे ऐसे देख लेते हैं कि एक वैरायटी है ए और एक वैरायटी है बी। अब जो ए है, ए की जो पैदावार है वो अच्छी पैदावार है, जो पैदावार है वो किस प्रकार की है, अच्छी है। और अगर बी की बात करें तो बी की जो पैदावार है वो किस प्रकार की है, बेकार की है। प्रोडक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे उत्पादन लिखें तो वो ज़्यादा सही होगा। तो ए की जो उत्पादन क्षमता थी वो अधिक थी और बी की जो उत्पादन क्षमता थी वो क्या थी, बहुत कम थी। ए में एक अच्छा गुण हो गया, बी में एक बुरा कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसका एक ड्रॉबैक आ गया हमारे पास। अब हमने कहा कि हो सकते हैं ऐसा नहीं होगा कि बी में सारे ही बेकार कैरेक्टर होंगे, कुछ कैरेक्टर बी में भी अच्छे हो सकते हैं और कुछ कैरेक्टर ए में भी अच्छे हो सकते हैं। अब हमने इसका क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। अब हमें जो नई वैरायटी मिली है, जो हम F1 जनरेशन में आया वो सी है। तो सी के पास क्या आएंगे, दोनों के कैरेक्टर आएंगे। अब क्या होगा कि सी का जो उत्पादन क्षमता होगी यानी प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, अलग अलग जो वैरायटी होती है, अलग अलग वैरायटी को क्रॉस कराया गया था।
हम बात किसकी कर रहे हैं, हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या किया गया कि अलग अलग जो वैरायटी थी उनका क्रॉस कराया गया। कुछ पेस्टिसाइड को यूज़ किया गया है, कुछ फर्टिलाइजर्स को वहाँ पे यूज़ किया गया, जिससे कि क्या हो, फसल खराब ना हो और फर्टिलाइजर से क्या हो, उत्पादन क्षमता में और वृद्धि मिले। और ये कुछ ऐसे मेथड थे जिससे कि वहाँ पे क्या हुआ, पैदावार बहुत अच्छी तरीके से हुई, यानी कि वहाँ पे उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हुआ था। और इसी को हमने कहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति। यही थी यह क्रांति से क्या मतलब है कि यहाँ पे जो उत्पादन हुआ था वो बहुत अधिक मात्रा में हुआ था, इसीलिए इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम दिया गया है। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ती जा रही थी और सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो क्रॉप हमने पैदा करवाई थी उनसे ही जो खाद्य की जो पूर्ति थी वो संभव नहीं था। तो इसका मतलब यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी कि जिससे कि क्या हो, प्रोडक्टिविटी और बढ़े, फसलें ख़राब ना हो और हमें कम से कम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़े। क्योंकि क्या हो रहा था, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके वहाँ पे जो सॉइल थी, जो मिट्टी थी, वो क्या हो रही थी, उसकी जो उपजाऊ क्षमता थी वो कम हो रही थी। तो यही चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ग्रीन रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे, Green Revolution successfully increased the food production manifolds by using a better management practice and use of agrochemicals, fertilizers and pesticides। क्या कह रहा है कि हरित क्रांति के द्वारा यहाँ पे जो फूड प्रोडक्शन था, यानी कि जो भोजन का जो उत्पादन था उसमें बहुत इजाफा हुआ, बहुत इंक्रीमेंट हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एग्रोकेमिकल्स का यूज़ किया गया है, कुछ फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, कुछ पेस्टिसाइड्स का वहाँ पे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे, फर्दर इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग दैम मेथड, यानी कि इससे अधिक प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इन मेथड का यूज़ करके हम इससे अधिक प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। टू ओवरकम दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज यूज। तो इसी प्रोसेस को हम इसी समस्या को के समाधान के लिए हमने क्या किया, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज़ किया। क्या बात की हमने अभी तक, हमने कहा कि हरित क्रांति के द्वारा बहुत ज़्यादा उत्पादन तो हो गया था, लेकिन जब हमने इससे अधिक उत्पादन की अगर हम बात करें तो वो हरित क्रांति से संभव नहीं था। साथ ही क्या है, हमें पेस्टिसाइड का यूज़ कम से कम करना था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज़ किया। क्या होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ऐसी क्रॉप हैं जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, यानी कि क्या किया होगा कि कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किए गए होंगे उस प्लांट की, उस क्रॉप की जेनेटिक मटेरियल में। अब मॉडिफिकेशन किस प्रकार से किया होगा, या तो कुछ हटाया होगा उस जेनेटिक मटेरियल से, या तो कुछ जोड़ा होगा जेनेटिक मटेरियल में। इन शॉर्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ हो रहा है, जो कि हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट आप देखेंगे, plants, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organism। क्या कह रहा है, plants, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by manipulation, यानी कि जिसके जीन्स को यहाँ पे क्या किया गया है, चेंजेस किए गए हैं जिनके जीन में, उन्हें हम कहते हैं जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिकल जीएम, अब यहाँ पे जीएम लिखा गया है, जीएम का क्या मतलब है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैव मैनी एप्लीकेशन। क्या हुआ है कि अगर हम क्रॉप की बात करें, अभी तो हमने क्रॉप की बात की, लेकिन यहाँ पे प्लांट्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, एनिमल्स हो गया, इनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, कुछ चेंजेस किए जाते हैं। क्या होंगे, मैंने आपको बता दिया है, चेंजेस दो ही प्रकार के होंगे, या तो हमने कोई जीन वहाँ से हटाया या फिर कोई जीन हमने वहाँ पे डाला। तो अब आपको क्या बताया जा रहा है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं उनकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, यानी बहुत सारे यूजेस होते हैं। अगर हम प्लांट सेल्स को मॉडिफाई करें तो इसके हमें बहुत सारे फायदे देखने को मिले हैं। क्या है वो फायदे, तो सबसे पहला आप देखेंगे, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। अब हमने क्या किया,
हमने प्लांट के का जो जेनेटिक मटेरियल है उसे इस प्रकार से मॉडिफाई किया कि वो एबायोटिक स्ट्रेस के लिए क्या हो गया है, उसमें टॉलरेंस आ गई है। क्या होते हैं एबायोटिक स्ट्रेस, यानी अगर हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से वो एबायोटिक फैक्टर होते हैं। हमने कहा हीट, हमने कहा कोल्ड, हमने कहा ड्राइनेस। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, क्या होता है यहाँ पे, अगर हमने कहा कोई प्लांट है कि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकता है, यानी कि अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो उस पौधे की क्या हो जाएगी, धीरे धीरे मृत्यु हो जाएगी। या फिर बहुत कम टेम्परेचर को वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, या फिर वहाँ पे सूखे की स्थिति अगर बन रही है बहुत लंबे टाइम तक, तो उस प्लांट की क्या हो जाती है, वहाँ पे मृत्यु हो जा रही है। इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने कहा कि यहाँ पे इसी को हम क्या कहते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एबायोटिक का क्या मतलब है कि एबायोटिक यानी कि जो नॉन लिविंग हैं, जो अजैविक हैं, जैसे कि तापमान हो गया, जैसे कि तापमान कोल्ड और ड्राई दोनों तापमान में ही आते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्षा हो गई है, तो ये सारी ही चीज़ें क्या कहाँ पे आती हैं, एबायोटिक में आती हैं। तो यहाँ पे अगर हम उस प्लांट को मॉडिफाई कर देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं, उनके जीन्स में कुछ इस प्रकार से हम चेंजेस कर देते हैं कि वो क्या होंगे, अब इनके प्रति उनमें टॉलरेंस आ जाएगा। तो क्या होगा, अगर कभी किसी मौसम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी हो गया है तो हमारी जो क्रॉप है वो बच जाएगी, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है तब भी बच जाएगी, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है तो प्लांट में इस प्रकार से चेंजेस आ जाएंगे कि वो सूखे की स्थिति में भी खुद को जीवित रख सकते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन हमारे पास आ है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या होता है, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। अब क्या होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि जब हमने पढ़ा था कुछ ऐसे क्रॉप होती हैं, कुछ ऐसी फसलें होती हैं कि उन्हें क्या कर जाते थे, पूरे कीड़े खा जाते थे, उन्हें पूरा खराब कर जाते थे। तो उसके लिए हम क्या करते थे, कुछ पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते थे जिससे कि वो कीड़े मर जाएं और वहाँ पे जो फसल है वो अच्छे से ग्रो हो सके। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने प्लांट में कुछ इस प्रकार से चेंजेस किए कि जो प्लांट था वो अपना ही पेस्टिसाइड को वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, और वो इस प्रकार का पेस्टिसाइड है जिससे सॉइल यानी कि मिट्टी को कोई नुकसान नहीं है। अब हमें बाहर से केमिकल पेस्टिसाइड देने की आवश्यकता नहीं है, प्लांट के अंदर ऑलरेडी एक पेस्टिसाइड है जो क्या कर रहा है कि जब भी कीड़े उस प्लांट पे आते हैं, उस प्लांट को खाते हैं, तो उन कीड़े की मृत्यु हो जाती है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल हम देखेंगे कॉटन में। कॉटन को कौन खाता है, एक बॉलवर्म होता है वो खाता है। तो वहाँ पे बीटी कॉटन का हमारे पास एग्जाम्पल आता है कि बीटी कॉटन किस प्रकार से वहाँ पे अपना ही पेस्टिसाइड को प्रोड्यूस करता है, लेकिन कब करेगा, जब वहाँ पे कुछ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन पाए जाएंगे। लेकिन हमारे पास आ गया, अब क्या हो रहा है, अब हमारी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो भी हो रही है। सेकंड क्या हो रहा है, हमारी मिट्टी यहाँ पे प्रदूषित नहीं हो रही है। किसके थ्रू हो रहा है ये, जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो रहा है। थर्ड हमारे पास क्या आता है, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, यानी कि यहाँ पे क्या आता है, जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस होते हैं उसे क्या करता है, रिड्यूस करता है। फोर्थ आप देखेंगे, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूज बाय प्लांट्स, यानी कि जो मिनरल्स, जो प्लांट के द्वारा जो मिनरल्स यूज किए जाते हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और लास्ट हमारे पास क्या आया, इनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, यानी कि भोजन की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसे इंक्रीज करता है। किस प्रकार से करता है, हमारे पास एग्जाम्पल है विटामिन ए इनरिच्ड राइस। अब हमारे पास एग्जाम्पल आए तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो फूड की जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को किस प्रकार से इंक्रीज किया जाता है। हमारे पास क्या है एग्जाम्पल में, विटामिन ए इनरिच्ड राइस। इन राइस को हम गोल्डन राइस के नाम से भी जानते हैं। इसी राइस को हमने क्या कहा, गोल्डन राइस कहा।
हम क्या करते हैं, ये जो गोल्डन राइस होते हैं, हम इसमें एक स्पेशल चीज़ डालते हैं जिसे हम कहते हैं बीटा कैरोटीन। हमने क्या किया, बीटा कैरोटीन को हमने कहाँ डाला, गोल्डन राइस के अंदर डाला। क्या होता है बीटा कैरोटीन, ये होता है प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, यानी क्या होगा, अब ये जो बीटा कैरोटीन है इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होता है येलो, येलोइश कलर का होता है। कौन होता है येलो कलर का, बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन को हम गोल्डन राइस के अंदर डालते हैं और गोल्डन राइस से क्या, जो बीटा कैरोटीन से क्या होता है, विटामिन ए का फॉर्मेशन होगा। तो गोल्डन राइस के अंदर जैसे ही बीटा कैरोटीन डाला, अब इसका कलर कैसा हो गया, येलो हो गया है। तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या होता है, येलो कलर का होता है। अब जैसे ही हमने क्या किया, इन गोल्डन राइस को खाया, अब ये जो बीटा कैरोटीन है ये किस में चेंज हो जाएगा, विटामिन ए में चेंज हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जो येलो जो राइस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं जिन्हें आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या हो गया, यहाँ पे जो फूड है उसे वहाँ पे क्या हो गया है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इंक्रीज हो गई है राइस की। एक तो था नॉर्मल राइस, एक था कि उस राइस में हमने क्या किया, बीटा कैरोटीन डाल दिया है, अब हम उसे गोल्डन राइस कह रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि उस राइस को खा के हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की जो कमी थी उसकी पूर्ति होगी। तो ये हमने देख लिए हैं, कुछ क्या है, कुछ एप्लीकेशन है कि किस प्रकार से यहाँ पे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं किस प्रकार से हमारी सहायता कर सकते हैं। सारे ही पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। क्या है ये पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट है, इन्हीं के बारे में हमने सेकंड में बात की थी कि जब हमने कहा था रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, यहीं पे इसी की बात की थी हमने। यानी कि जो हमारा डिपेंड है, जब हम डिपेंड रहते हैं पेस्टिसाइड पे तो वो एक टाइम था, लेकिन अब क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट को हमने यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट को यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रो कराया, जिससे कि अब हम पेस्टिसाइड का यूज नहीं कर रहे हैं। किस प्रकार से होता है ये, सबसे पहले आप पढ़ेंगे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज्ड, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पेस्टिसाइड के यूज को हमने यहाँ पे कम किया है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आता है बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। अब आपको इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है कि जो बीटी टॉक्सिन होता है एक, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बैसिलस thuringiensis के थ्रू। बीटी टॉक्सिन जीन्स has been cloned from the bacteria and been expressed in plant to provide resistance to insect without the need for insecticides। अब क्या होता है, ये जो बीटी टॉक्सिन है, इस बीटी टॉक्सिन को हमने क्या किया, हमने उसे प्लांट के अंदर डाल दिया। तो बीटी टॉक्सिन का क्या कैरेक्टर होता है कि यहाँ पे ये क्या करता है कि जो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें क्या करता है, उन्हें किल कर देता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इनफैक्ट क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड, एग्जाम्पल्स आर बीटी कॉटन। यानी कि अब हम बीटी कॉटन क्या होता है बेसिकली वो हम आगे देखेंगे कि क्या होता है बीटी कॉटन, किस प्रकार से हमने क्या किया, एक पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट को हमने ग्रो कराया। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट क्या होते हैं, जो कि पेस्ट के थ्रू, जो कि पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो, यानी कि पेस्ट का उन पे कोई प्रभाव ना पड़े, वो होते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। अब यहाँ पे एक टॉक्सिन का नाम आया है बीटी टॉक्सिन। इस टॉक्सिन का यूज करके ही हम ये जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है उन्हें ग्रो कराते हैं। और ये जो टॉक्सिन कहाँ से यूज होता है, एक बैक्टीरिया से
हम इसे प्राप्त करते हैं उसका नाम आपको याद रखना है। इसी प्रकार से हमारे पास क्या क्या आए, एग्जाम्पल्स आर बीटी कॉटन यानी कि कॉटन के प्लांट में यूज हो रहा है, बीटी कॉर्न कॉर्न में यूज हो रहा है, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन एक्सेट्रा। यानी इन सारे ही प्लांट्स में हम क्या कर रहे हैं, इसे यूज कर रहे हैं। ये सारे ही प्लांट्स किस प्रकार के हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं। सो क्लास आज हमने पढ़ा जो बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन थी वो एग्रीकल्चर में किस प्रकार से थी। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।